हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशि किरण कुजूर, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट जीएनए पीजी कॉलेज भाटापारा। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के यूनिट थर्ड से बड़ा धक्का सिद्धांत या प्रबल प्रयास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बिग पुश का अध्ययन करेंगे। बड़ा धक्का सिद्धांत या प्रबल प्रयास सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर पॉल एंड रोजेस्टिन रोडान ने किया है। अब इस सिद्धांत के अनुसार देखिए कि सिद्धांत किन देशों के लिए है या किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए है। तो यह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह सिद्धांत दिया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी देश को विकास करना है और विकास की बाधाओं को दूर करना और उसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है तो आवश्यकता है बड़ा धक्का या प्रबल प्रयास की, जो न्यूनतम परंतु उच्च मात्रा के विनियोग के रूप में होना चाहिए। और इस सिद्धांत के संदर्भ में देखा जाए तो अर्धविकसित देशों में आर्थिक विकास की गति प्रायः तीव्र नहीं होती और वह धीरे धीरे विकास की गति को बढ़ाते हैं। लेकिन प्रोफेसर रोडान ने कहा है कि विकास की गति को तीव्र करने के लिए धीरे धीरे विकास नहीं वरन प्रबल प्रयास से ही विकास शीघ्र किया जा सकता है। यदि इन देशों को बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने हैं तो उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्यक्रम संचालित करना चाहिए और इसके लिए निवेश भी वृहद पैमाने पर किया जाना चाहिए। अर्धविकसित देशों में प्राय आर्थिक संरचना का आधार बनाने के लिए सरकार को आगे आना है। और आर्थिक संरचना या आधारभूत संरचना जो सड़क, सिंचाई, बैंक, बिजली, रेल, शिक्षा आदि से संबंधित है और सरकारें इन सार्वजनिक कार्यों में विनियोग कर आर्थिक आधार का निर्माण करती हैं। तो देश विदेश के साहसी अपनी पूंजी लगा करके देश के विकास में योगदान देते हैं। और देखा जाए तो किसी वाहन को चलाने के लिए गति में लाने से पूर्व धक्के की आवश्यकता होती है, जिससे वह धीरे धीरे स्वयं स्फूर्ति की स्थिति में पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रोफेसर रोजेस्टिन रोडान का विचार है कि विकास को गति प्रदान करने के लिए एक न्यूनतम परंतु उच्च मात्रा में निवेश किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की अवस्था को बड़े धक्के या प्रबल प्रयास के सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। अब इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जिनका अध्ययन करते हैं। अल्प विकसित देशों के संदर्भ में कहा गया है कि विकास का जो स्तर है वो न्यूनतम होता है और साथ ही विकास के लिए न्यूनतम आवश्यक निवेश की आवश्यकता है और प्रबल प्रयास से बाह्य बचतों की प्राप्ति होती है। और सरकार को आर्थिक संरचना जो आधारभूत संरचना है के निर्माण हेतु पर्याप्त निवेश करने की आवश्यकता है। अगर सरकार निवेश करेगी इन पर तो देश में और देश के और बाहर के साहसी इस पर निवेश करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही अल्प विकसित देशों में बाह्य मित्रताओं का अभाव है, तो बाह्य मित्रताओं के लिए बहुत सारे उद्योगों को परस्पर लगाने की आवश्यकता है और साथ ही यह संतुलित वृद्धि व्यूह रचना को कहा गया है। अब देखेंगे बड़े धक्के का सिद्धांत किन बातों पर आधारित है। तो यह निम्न 3 प्रकार की अविभाज्यताओं तथा बाह्य मितव्ययिताओं पर आधारित है। इसमें सबसे पहला है मांग की अविभाज्यता, दूसरा है उत्पादन फलन की अविभाज्यता और तीसरा है बचत की पूर्ति की अविभाज्यता। अब निवेश के न्यूनतम मात्रा से जो उत्पन्न अविभाज्यताएं और बाह्य मितव्ययिताएं हैं जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अब सबसे पहले मांग की अविभाज्यताओं का अध्ययन कर लें। तो अर्धविकसित देशों में मांग की अविभाज्यता अथवा पूरकता के कारण एक साथ अनेक परस्पर निर्भर उद्योगों पर विनियोग किए जाने के बारे में प्रोफेसर रोडान ने कहा है, ताकि मांग में कमी की समस्या ना हो। क्योंकि किसी एक ही उद्योग पर निवेश किया जाएगा तो उससे जो भी उत्पादन होगा और उसकी मांग भी सीमित होगी और मांग सीमित होने से अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ ही परस्पर निर्भर उद्योगों पर विनियोग किया जाएगा तो मांग की कमी नहीं रहेगी और मांग का विस्तार होगा, जिससे अर्थव्यवस्था विकास करेगी। तो एक साथ निवेश करने से मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि से
रोजगार में वृद्धि होगी और रोजगार में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि, और स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो एक देश की अर्थव्यवस्था भी विकास करेगी। अब प्रोफेसर रोडान ने मांग की अविभाज्यता के संदर्भ में जूता बनाने की फैक्ट्री का उदाहरण दिया है। मान लीजिए जूता बनाने के एक कारखाना में 100 प्रच्छन्न बेरोजगारों को काम मिल जाता है। इनको प्राप्त होने वाली मजदूरियाँ स्वाभाविक रूप से इनकी अतिरिक्त आय होगी। यदि आय को जूते को खरीदने पर व्यय करेंगे तो जूता बाजार में मांग स्थायी और निरंतर रहेगी और जूता उद्योग सफल भी हो जाएगा। लेकिन समस्त आय जूतों पर व्यय नहीं करेंगी, क्योंकि मानव की अन्य भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं और अपनी बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी अपनी आय का व्यय करेंगे। और अर्थविकसित देशों में देखा जाए तो व्यापक निर्धनता भी होती है, जिससे अन्य व्यक्ति भी आसानी से अतिरिक्त जूते नहीं खरीदेंगे, जितनी आवश्यकता है उतनी खरीदेंगे, अतिरिक्त नहीं खरीदेंगे या तो फिर काफ़ी समय तक पुराने जूतों का ही मरम्मत कराकर काम चलाएंगे। ऐसे में स्वाभाविक है कि नए जूते की फैक्ट्री सफल नहीं हो पाएगी और मांग में वृद्धि नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से इसके विपरीत यदि दूसरी स्थिति देखी जाए कि यदि 10,000 बेरोजगार व्यक्तियों को 100 कारखानों में रोजगार प्रदान किया जाए और वे विविध प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करें तथा अपनी आय को उनको खरीदने पर व्यय करें, तो ऐसी स्थिति में नए उत्पादक परस्पर एक दूसरे की वस्तुओं के ग्राहक बनेंगे। अन्य उद्योग भी संचालित हो रहे हैं, उनसे जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी भी मांग हो रही है। इस प्रकार से परस्पर उद्योगों का आपस में कार्य करने से मांग में वृद्धि हुई और सभी उद्योगों के द्वारा जो भी उत्पादन हो रहा है उसके लिए ग्राहक मिल रहे हैं, बाज़ार मिल रहा है और ग्राहक भी बनेंगे और नई वस्तुओं के लिए सीमित मांग अथवा सीमित बाज़ार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसे आइए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। OX पर मात्रा ली गई है और OY पर कीमत को दर्शाया गया है। ATC रेखा तथा MC रेखा वक्र एक कारखाने की लागत को स्पष्ट कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट ये कारखाने की लागत को स्पष्ट कर रहे हैं। और AR और MR रेखा, AR रेखा बराबर T1 जूता फैक्ट्री की मांग है और ये पहले प्रकार के उद्योग हैं जो, और MR1 जूता फैक्ट्री की सीमांत लागत है। अगर हम सिर्फ एक ही उद्योग में निवेश करने की बात देखा जाए तो निवेश कर लिया जा रहा है तो OQ मात्रा है, जिस OQ मात्रा पर कीमत प्राप्त हो रही है। OQ मात्रा, अब संतुलन, सबसे पहले संतुलन देखेंगे तो जहाँ MR वक्र और MC वक्र आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ संतुलन हो रहा है। तो संतुलन पे आपकी वस्तु की मात्रा OQ है और इस संतुलन बिंदु से अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट, हम कीमत देखेंगे AR पे, हमारी AR है जो फैक्ट्री की मांग है, तो हमारी मांग कितनी हो रही है, Q1B के बराबर मांग हो रही है। अब इस मांग पे हमें कीमत प्राप्त हो रही है P1O, ये हमारी कीमत है। तो एक दी हुई मांग पर ये कीमत प्राप्त हो रही है। अब देखेंगे कि जो ये मांग है और ये कीमत है। अब ATC वक्र जो क्रमशः ऊपर है हमारी, अब इस B बिंदु से हम इस ATC वक्र को टच करेंगे। जो ATC वक्र जो कुल लागत है इसे पूरा नहीं कर पा रही है, तो लागत हमारी अधिक है और कुल मांग से या कुल कीमत से लागत हमारी ये अधिक है। AB के बराबर ये लागत एक्स्ट्रा है, अधिक है। तो ये जो हमें इस कीमत पर, दी हुई कीमत पर जिस वस्तुओं की मांग पर जो अतिरिक्त लागत है वो क्रमशः ये है, जो CABP1 जो OQ मात्रा पर 1000 जूतों का उत्पादन कर रहे हैं और OP कीमत पर बेच रहे हैं,
और एटीसी लागत को पूरा नहीं कर रहे हैं, अतः कारखाना CAPP1 हानि उठा रही है। तो इस स्थिति में उद्योग संचालित नहीं हो पाएंगे, आगे कार्य नहीं कर पाएंगे, उद्योग बंद होने की स्थिति पर हो जाएंगे। अब हम इसके आगे दूसरी स्थिति देखते हैं कि अगर अन्य परस्पर उद्योग भी संचालित हों तो जिससे इस उद्योग की भी मांग या इस उद्योग से उत्पादित वस्तुओं की भी मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि अन्य उद्योग संचालित हो रहे, उन्हें भी आय प्राप्त हो रही, वो भी अपनी आय को अन्य वस्तुओं पर व्यय करेंगे। तो हमारी दूसरी AR और MR वक्र हमें प्राप्त हो गई है। MR वक्र को MC वक्र क्रमशः जहाँ काट रही वहाँ संतुलन हो रहा है E बिंदु पर। अब इस E बिंदु पर हमें वस्तु की मांग है O, मांग बढ़कर OQ4 हो गई है। OQ4 पे जो कीमत है, अब इससे ATC वक्र को हमने देखा कि लागत हमारी यहाँ तक है और लागत से जो AR4 हमारी फैक्ट्री की जो मांग है वो मांग क्रमशः बढ़ गई है। तो मांग हमारी बढ़ करके RS मांग हो गई है और जो लागत थी वो S ATC वक्र से काफ़ी ऊपर है। हमारी आय जो मांग बढ़ गई है और इस मांग पे जो हमें कीमत प्राप्त हो रही है वो है P4। क्रमशः P4 हमें कीमत प्राप्त हो रही है और लागत है S तक, और इससे जो अतिरिक्त हिस्सा है ये है अतिरिक्त जो लाभ का हिस्सा है, क्योंकि हमें कीमत प्राप्त हो रही P4 के बराबर और ये P4RST जो जूतों की मांग बढ़कर AR4D बराबर T4 हो गई है और जूतों की पूर्ति भी OQ4 हो गई है और जूता कारखाना को क्रमशः P4RST के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अन्य उद्योग भी लाभ कमाते हैं और क्रमशः परस्पर निर्भर उद्योग होने से उद्योगों की मांग बढ़ गई है, उद्योगों की वस्तु की मांग बढ़ गई है और जिसकी इस उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। अब देखा जाए तो इस प्रकार की मानव की आवश्यकताओं को पहचान कर पूरक उद्योग प्रारंभ करने से मांग उत्पन्न होती है और वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध होता रहता है। यही एक अर्थव्यवस्था के विकास का आधार होता है। अब हम दूसरी स्थिति देखेंगे, दूसरे प्रकार की अविभाज्यता, उत्पादन की अविभाज्यता। प्रोफेसर रोडान के अनुसार निवेश तथा उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं की अविभाज्यताओं के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है और साथ ही बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त होते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि विभाज्यता का प्रमुख कारण सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी है। अब सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी से क्या आशय है कि वे साधन हैं या सेवाएं हैं जैसे जल, शक्ति, यातायात, संवाद वाहन आदि जो अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक उत्पादक होती हैं और इनकी आय भी अधिक होती है, लेकिन इनका आयात करना संभव नहीं होता है। स्वाभाविक सी बात है, जल, शक्ति, यातायात इनका हम अन्य देशों से आयात नहीं कर सकते, ये एक देश के अंदर ही होती हैं। और सामाजिक ऊपरी व्यय से दीर्घकालीन विकास होता है, क्योंकि आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो जाने से विकास के लिए आधार बन जाता है, जिससे दीर्घकालीन विकास होता है। इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में विनियोजन की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि अर्धविकसित देशों में पूंजी का अभाव है और अभाव ही विकास में रुकावट करने वाला प्रमुख घटक है। यदि उन देशों में शीघ्र विकास के लिए सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी में उच्च स्तर का प्रारंभिक विनियोजन किया जाए तो किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे विकास किया जा सकता है। अब देखा जाए तीसरा अविभाज्यता है बचत की पूर्ति की अविभाज्यता। प्रबल प्रयास सिद्धांत में बचत की उच्च आय लोच की आवश्यकता होती है और विनियोग के लिए बचत करना आवश्यक है। यदि बचत अधिक होगी तो विनियोग भी किया जाएगा और यदि बचतों की मात्रा ऊंची होगी तो विनियोजन की मात्रा भी ऊंचे स्तर की हो जाएगी। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि अर्धविकसित देशों में आय का स्तर कम होता है, जिसके कारण से घरेलू बचत की कमी बनी रहती है और कम आय वाले देश बचतें नहीं कर सकते और ना ही विनियोजन संभव हो पाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति में एकमात्र मार्ग ये है कि आय में वृद्धि हो और बचत की सीमांत दर औसत बचत दर से ऊंची हो, पर किसी भी देश में यह संभव नहीं हुआ है। अब इन तीनों अविभाज्यताओं तथा इनके द्वारा उत्पन्न बाह्य मितव्ययताओं के दिए हुए होने पर
अल्प विकसित देशों में विकास की बाधाओं को पार करने हेतु प्रबल प्रयास या बड़ा धक्का आवश्यक माना जाता है। अब इसके कुछ मूल्यांकन किया जाए तो प्रोफेसर रोडन का यह सिद्धांत संतुलन के मार्ग का निरीक्षण करता है। इस प्रकार अल्प विकसित देशों से अपूर्ण बाजारों से संबंधित विनियोग का सिद्धांत है, जहाँ पर उच्च न्यूनतम मात्रा में विनियोग ही अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को अनुकूलतम स्थिति की ओर ले जाता है। अब जिस प्रकार से सभी विचारों की आलोचनाएं भी होती हैं, तो बहुत सारे विद्वानों ने प्रोफेसर रोडान के सिद्धांत की आलोचना भी की है। जिस आधार पर सबसे पहले कहते हैं बाह्य मितव्ययताओं का अभाव। जैसे कि इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है कि बाह्य मितव्ययताओं की उपलब्धि होती है, लेकिन प्रोफेसर रोडान ने जिन बाह्य मितव्ययताओं की बात कही है उसे कहा जा रहा है कि विदेशी व्यापार से भी प्राप्त की जा सकती है, और अतः अर्धविकसित देशों के लिए यह नीति उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। और दूसरी आलोचना है कि कृषि विकास पर कम महत्व। प्रोफेसर रोडान के अनुसार औद्योगिक प्रगति से ही देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है, और इस विकास में उन्होंने कहा कृषि का कोई योगदान नहीं है, जबकि अर्धविकसित देश कृषि प्रधान होते हैं और अधिकांश जनसंख्या यहाँ कृषि कार्य करती है। अतः कृषि के विकास के बिना आर्थिक विकास असंभव है। बचतों का शून्य होना अगली आलोचना है। अर्धविकसित देशों में जहाँ पूंजी का अभाव पाया जाता है, वह बचतें भी प्रारंभिक अवस्था में शून्य होती है, और विनियोग की सबसे बड़ी आवश्यकता है बचत करना। अगर बचत ही बहुत कम होगी तो निवेश भी बहुत ही अल्प मात्रा में होगा। अगली आलोचना है सरकारी नियोजन पर बल। प्रोफेसर रोडान ने अर्धविकसित देशों के लिए निजी पूंजी के अभाव के लिए सरकारी विनियोजन के द्वारा समस्या के समाधान पर बल दिया गया है कि सरकार के द्वारा बहुत सारी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाए, सामाजिक उपरिव्यय सेवाओं के बारे में कहा है। लेकिन राज्य पर विनियोजन के लिए निर्भर होने पर भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, प्रशासनिक संस्थागत कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो इस प्रकार से प्रोफेसर रोडान के सिद्धांत की आलोचना की गई है। अब निष्कर्ष के तौर पे प्रोफेसर रोडान इस सिद्धांत को स्थैतिक संतुलन के परंपरागत सिद्धांत से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत उत्पादन फलन में विभाज्यताओं और अविनियोज्यताओं की वास्तविक धारणाओं पर आधारित है, और जहां पर उच्च न्यूनतम मात्रा में विनियोग ही अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को अनुकूलतम स्थिति की ओर ले जाता है। इस प्रकार प्रोफेसर रोडान ने कहा है कि बचत बढ़ाना चाहिए और बचत के माध्यम से विनियोग किया जाएगा, और न्यूनतम किंतु उच्च मात्रा में निवेश की आवश्यकता है, और निवेश के उच्च मात्रा में ही निवेश से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, विकास के पथ पर ले जाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।